हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। तो आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई अंतर तो नहीं है ना? एक बार सबसे पहले आप लोग क्लियर कीजिएगा। और देखिए आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो आज जो क्लासेस चलेगी ना, वन शॉट आपका क्रैश कोर्स वाला क्लास चलेगा। जैसे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश में क्या करेंगे, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का पूरा समरी। और इस समरी में से एक बाबू समरी 5 नंबर का कंफर्म है कि आएगा, हो सकता है 2 भी आए, लेकिन एक बाबू इसमें पूरा का पूरा कंफर्म है कि इसमें से एक समरी जरूर आएगा। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाएंगे ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछा जाएगा। यानी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का पूरा वन शॉट क्लास कर लिया जाएगा, ठीक है। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं ना, सभी के सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और यहाँ पे सभी बच्चे लाइव आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे फिर से बेसिक शुरू से यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से बाबू जुड़ जाइए। और यहाँ देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, जुड़ जाना है। तो बाबू चलिए हम वीडियो को शुरू कर दें। और यहाँ देखिए फटाफट से आप लोगों से एक बात बताना है कि जितने सारे स्टूडेंट हैं ना, सभी के सभी स्टूडेंट क्या कीजिए, फटाफट से यहाँ पे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए और यहाँ पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। और बहुत दिनों बाद हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। वैसे इंग्लिश हम बहुत ही कम पढ़ाते हैं बाबू, क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक है, हम आपको पहले बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़िएगा और उसके बाद बताइएगा कि क्या आपको ये क्लास समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे आप लोग का कमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा लास्ट में। तो यहाँ पे आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए बाबू, यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिए बाबू, फटाफट से आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जितने सारे स्टूडेंट हैं ना, सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिएगा। और यहाँ देखिए अंतिम मौका है, 30 दिन बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों से एक बात बताना चाहते कि सिर्फ ऑफर आज के लिए निकालें। आज हम यहाँ पे आपको पीडीएफ देंगे, कितना, मात्र 250 रुपये में। आज हम आपको बता भी रहे हैं कि मात्र 250 रुपये में आपको आज पीडीएफ देने वाले हैं, जिसमें केमिस्ट्री का 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, प्लस ही हैं 200। और यहाँ देखिए बायो के 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ आप देखिए फिजिक्स के 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव 500 प्लस है, 500 प्लस तीनों का है। तो आप लोग चाहते हैं तो 250 रुपये में आज भर, यहाँ पे देखिए आज ही भर देंगे, क्योंकि आज के बाद से इसको बंद भी कर देंगे। तो यहाँ पे आज जिसको भी लेना है ना, फटाफट से हमारे नंबर पे क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, उस पर स्कैनर लगाए 250 रुपये करके आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। और जो भी बच्चा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़ा है ना, तो आप लोग यहाँ पे नंबर नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से जुड़ जाइए। अगर आपको कोर्स लेना है ना, आप इस पे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए। मैसेज कीजिएगा ना, तो स्कैनर लगा हुआ है डीपी पे, आप उस पर 250 रुपये पे करके आप लोग आराम से बाबू जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं, जितना बताए हैं उतना गारंटी के साथ दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, और जितने पैड पीडीएफ में जुड़े हैं ना, आज आपको पैड ग्रुप वालों को 250 केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलने वाला है सब्जेक्टिव। और यहाँ पे 500 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, वही बन रहा था आपका मिलेगा। तो चलिए बाबू यहाँ पे शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइएगा और यहाँ पे एक बार बोल दीजिए यस सर, शुरू कीजिए। और सभी बच्चे यहाँ पे देखिए वो पीडीएफ ले लेंगे, वो पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको भी चाहिए स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे उसी नंबर पे व्हाट्सअप के स्कैनर लगा हुआ है, उसी पे बाबू 250 रुपये पे करके आपको भेज देना है स्क्रीनशॉट। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, क्या हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का पूरा यहाँ देखिए वन शॉट क्लास करने वाले हैं। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हमारा जो पहला नंबर चैप्टर है ना, क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी क्या हो जाएगा, इंडियन का मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। वैसे हम नहीं पढ़ाते इंग्लिश उतना, लेकिन हम आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब क्या, सभ्यता, कल्चर मतलब प्यारे बच्चों संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति इसका नाम है, ठीक है। तो देखिए पहले तो राइटर आपको लिखना है, किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने लिखा। जन्म महात्मा गांधी जी का कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे, तो गुजरात के पोरबंदर में। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, उनका जो जन्म हुआ था कब, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये सब बेसिक है, आपको समझना है। अब देखिए उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। अब देखिए महात्मा गांधी जिन्होंने एंड फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी कहने का मतलब महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो ये चैप्टर 1 की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताए हैं। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, क्योंकि हमको 4 चैप्टर तक का कवर करना है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम समरी देख लेते हैं, और आप लोग इंतजार रहेगा कि ये इंग्लिश क्या हम सही पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं।
यही मेरा इंतजार रहेगा आप लोगों से कि क्या आप बोलते हैं कि यस सर आप समरी सही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए पहला यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 1 का समरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद से इसका तुरंत इसका ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, फिर दूसरे चैप्टर का समरी, फिर तुरंत ऑब्जेक्टिव, फिर तीसरे चैप्टर का समरी, फिर तुरंत ऑब्जेक्टिव, वन शॉट क्लास चलेंगे। ये देखिए पहला यहाँ देखिए दिस एसे, पहले आपको क्या मालूम चल रहा है कि यह जो है ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे, यानी इंडियन भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये हमारा एक निबंध है। पहले लिखना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है बाबू हमारा, दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी यह जो है एसे यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, एक निबंध है जिसको हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। पहला हो गया। उसके बाद लिखना है कि ही इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी बाबू कहने का मतलब जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखना है क्या, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी आपको लिख देना है कि जिसको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ये तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हो आप लोग समझेगा। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इन, यहाँ पे देखिए गुजरात, यानी जो महात्मा गांधी जी उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को। कब प्यारे बच्चों, 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ये सब चीजें आपको समरी में लिखनी पड़ेगी। पहला यहाँ पे आप क्या समझे कि समरी में क्या लिखना है आपको, बाबू बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला लिखना है कि यह जो निबंध है दिस एसे इज रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी यह निबंध महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में कहाँ पे प्यारे बच्चों कब हुआ था, यहाँ आप देख लीजिए 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब आगे आपको क्या लिखना है, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। अब देखिए इन दिस एसे यानी इस निबंध में महात्मा गांधी हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस जो निबंध है यह निबंध में प्यारे बच्चों यहाँ देखिए महात्मा गांधी यहाँ देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना, इसको क्या किया, हाईलाइट किए हैं, यानी इस पे विशेषता यानी प्रमुख विशेष डाले हैं, यानी क्या विशेषताओं का उल्लेख किया है। आपको यह लिखना है। यहाँ पे समझिएगा कि जो ये निबंध है इन दिस एसे महात्मा गांधी है, यहाँ आप देखिए इन दिस एसे यानी इस निबंध में महात्मा गांधी हाईलाइट किए हैं क्या, द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी जो मुख्य यहाँ आप देखिए भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो मुख्य प्यारे बच्चों वो मतलब मुख्य प्यारे बच्चों जो भी हाईलाइटेड है ना उस पर वो क्या किए प्रकाश डाले, उसके बारे में व्याख्या किए कि हमारा भारतीय सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, कैसे है, उसी के बारे में बताए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे का देखते हैं। चलिए अब देखिए अगला है यहाँ पे ही से दैट, यानी आप देखिए वह कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों नींव, नींव नींव जो होता है ना जैसे घर का नींव, वही होता है फाउंडेशन का मतलब नींव। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, सभी बच्चे समझिएगा कि ही से दैट वह कहते हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ देखिए पहले पूरा पढ़ देते हैं फिर बताते हैं। ही से दैट वह कहते हैं कि फाउंडेशन इज द इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी जो कहते हैं कि जो हमारी भारतीय सभ्यता की जो नींव है ना वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफी अच्छी है। यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो नींव है ना, जो हमारा फाउंडेशन है, जो नींव है वो क्या है प्यारे बच्चों, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अच्छी है। एंड हमारा सिविलाइजेशन यहाँ आप देखिए, एंड यहाँ आप देखिए और आवर सिविलाइजेशन यानी जो हमारा सभ्यता है कैन नॉट बी बीटन द वर्ल्ड, यानी कहने का मतलब ये कि जो हमारी सभ्यता है ये पूरे विश्व में क्यों इसको पछाड़ नहीं सकता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिखा होगा बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ, यहाँ आप देखिए आवर अनसर्टस मेड फॉर अस, यानी उनका कहना है कि क्यों हमको कोई भी सिविलाइजेशन हमको पीछा नहीं कर सकती, क्योंकि हम वो प्यारे बच्चों अपने पाथ मतलब क्या रास्ता, और आवर अनसर्टस मतलब हमारे पूर्वज, मेड मतलब क्या बनाना, जो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए जो बनाया है ना, यानी कहने का मतलब जो रास्ता हमको दिखाए हैं हमारे पूर्वज उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, उसी रास्ते पे हम लोग भी चलते हैं, इसलिए हमारे सभ्यता को कोई बीट नहीं कर सकता। समझ में आया, ये हमारा क्या है इंडियन सिविलाइजेशन का समरी है। और समरी प्यारे बच्चों ऐसे ही लिखा जाता है। आप लोग एक बार बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं कि जो हमारा देखिए यहाँ आप देखिए ही से दैट वो कहते हैं कि जो फाउंडेशन इज द सिविलाइजेशन इज द फॉर बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो हमारी सभ्यता की जो नींव है ना प्यारे बच्चों, जो हमारी सभ्यता की नींव है वो कई ज़्यादा अच्छी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमारी है, क्योंकि यहाँ देखिए आवर यहाँ देखिए सिविलाइजेशन कैन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, यानी जो हमारी सभ्यता होती है ना इसको कोई पछाड़ ही नहीं सकता है, कोई
पीछा नहीं कर सकता। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्यों, क्योंकि वी आर फॉलोइंग, यानी हम लोग फॉलो करते हैं पाथ यानी रास्ता, आवर अनसर्टस मेड फॉर अस, यानी हम लोग वो रास्ता अपनाते हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए बना के गए हैं। सिंपल सा है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है कि देयर इज ए, यहाँ देखिए देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाय, यहाँ देखिए वेस्टर्न पीपल, यहाँ देखिए दैट वी आर इनोग्रेंट एंड यहाँ देखिए स्टोल इट, बट यहाँ देखिए गांधी जी से, देन कहने का मतलब क्या कि वेस्टर्न लोगों के द्वारा, पश्चिमी लोगों के द्वारा ये फैलाया गया कि हम लोग क्या है बाबू, हम लोग अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं। क्या है, देखिए देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट वेस्टर्न पीपल, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा ये फैलाया गया कि हम लोग क्या है बाबू, हम लोग मंदबुद्धि बुड़बक हैं, अज्ञानी मंदबुद्धि हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के द्वारा ये फैलाया गया। लेकिन यहाँ देखें बट, लेकिन गांधी जी से, यानी गांधी जी कहते हैं कि दिस चार्ज इज अगेंस्ट मेरिट आवर मेरिट, यानी गांधी जी कहते हैं कि ये जो फैलाया गया है ना, ये हमारी योग्यताओं के खिलाफ है, हमारे प्यारे बच्चों ये मतलब सहनीय नहीं है, ये हमारी योग्यताओं के खिलाफ है। यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी से दैट कि चार्ज इज, यहाँ देखिए अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी ये है जो है ना हमारे प्यारे बच्चों किसके खिलाफ है, तो ये हमारे खिलाफ है, हमारी योग्यताओं के खिलाफ है कि हमारा योग्य ये है, लेकिन पश्चिमी लोगों के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि हम लोग मंदबुद्धि बुड़बक हैं। चलिए यहाँ पे ये बता रहे हैं, यहाँ देखिए आवर, यहाँ देखिए वी कैन ऑल्सो डू इट एवरीथिंग, यानी वी कैन, यानी हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस प्रॉमिस टू डू अस सो, यानी जो हमारा सिविलाइजेशन है हमको इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हमारे लिए बना के गए ना, हम उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। समझ में आया ना, समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया कि क्या क्या लिखना है आपको समझ में आ रहा है ना, समरी कैसे मतलब लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया फिर से कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट बाय ईस्टर्न पीपल, यानी पश्चिमी लोगों के द्वारा ये फैलाया गया कि हम लोग मंदबुद्धि एंड यहाँ पे बुर्बक है, अगेंस्ट यहाँ पे इनोग्रेंट एंड यहाँ पे स्टोलिड है। बट गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पे दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यानी यह मेरी योग्यताओं के खिलाफ है। वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, यानी हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं, बट आवर यानी जो हमारे यहाँ पे सभ्यता है ना, डज नॉट गिव प्रोमिस, यानी वो हमको प्रोमिस यानी परमिशन नहीं देती है कि ये हम सब करें। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि गांधी जी से दैट गांधी जी कहते हैं कि आवर अनसर्टस प्रेफर्ड विलेज टू, यहाँ देखिए सिटी, यानी गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे अनसर्टस का मतलब क्या होगा, जो पूर्वज हो गए, जो हमारे पूर्वज थे प्रिफर्ड करते थे, यानी रहना पसंद करते थे सिटी के बजाय किस में, सिटी, बिकॉज यहाँ पे क्या विलेज, यानी विलेज टू सिटी, बिकॉज यानी कहने का मतलब क्या कि गांव, मतलब शहरों के अलावा वो गांव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि दे नहीं, वो जानते थे कि सिटी आर फुल इज वायलेंस, यानी यहाँ देखिए अहिंसा, क्राइम, रॉबरी एंड यहाँ देखिए थीफिंग, बट यहाँ देखिए विलेज पीपुल लाइव इन यहाँ देखिए प्लेस, यानी कहने का मतलब वो कहते थे बाबू कि जो बाहर के लोग हो ना, बाहर के जो जितने भी लोग थे वो गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि बाहर में डकैती, चोरी, अपराधी, देशद्रोहियों, विद्रोहियों सबसे भरा पड़ा है। अब देखिए यहाँ देखिए गांधी जी से दैट, यानी गांधी जी कहते हैं कि डैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी कहते हैं गांधी जी, समरी का मतलब क्या होता है, टोटल पूरा बुक का लिख देना निचोड़ के जो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन लिखते चले, समरी बहुत छोटा होता है और पूरे का सारांश होता है, यानी पूरे का सारांश लिखना पड़ता है। तो आप लोग सेम टू सेम इसी प्रकार, इससे इजी आपको इससे नहीं मिलने वाला है प्यार बच्चों, सॉरी यहाँ देखिए इससे मतलब ये तो ऐसे हैं, इससे इजी आपको ना समरी कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है। तो देखिए गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी हमारा जो दिमाग है ना एक अशांत पक्षी है, यानी जो मेरा माइंड है वो क्या है, एक अशांत पक्षी है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। दे न्यू, यहाँ देखिए दे मोर इट गेट मोर इट वांट, यानी कहने का मतलब यह है कि जिसको इसको जितना दो ना, एंड यहाँ देखिए रिमेन्स, यहाँ देखिए अनसेटिस्फाइड, यहाँ देखिए सो नॉट, यहाँ देखिए इंडगल इन आवर, यहाँ देखिए पोजीशन। चलिए कहने का मतलब यहाँ की गांधी जी कहते हैं कि मन एक अशांत पक्षी है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट इट मोर, यहाँ पे वांट टू रिमेन, यानी यहाँ देखिए अनसेटिस्फाइड, यानी कहने का मतलब मन एक अशांत पक्षी है, जिसको जितना दो ना वो संतुष्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब यहाँ देखिए देन इट गेट द मोर इट वांट क्या एंड रिमेन्स,
सेटिस्फाइड, यानी जिसको जितना दो ना वो उतना और मांगेगा। सो यहाँ पे लिखा है सो वी शुड नॉट, यहाँ देखिए इंक्लूड इन आवर पोजीशन, लेकिन हमको अपने प्यार बच्चों जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। और यही है हमारा क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। तो बाबू उम्मीद करते कि ये समरी आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। पहले गांधी जी के बारे में लिखना है और उसके बाद से ये लिखना है कि पश्चिमी लोगों के द्वारा ये हम पे अफवाह फैलाया गया कि हम लोग अज्ञानी और मंद बुद्धि हैं। तो गांधी जी कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो बोलते हैं हमारी योग्यताओं के खिलाफ है, हमारे लोग के मेरिट के खिलाफ है। तो यहाँ देखिए उसके बाद से बोलते हैं कि ये हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो वेस्टर्न पीपुल करते हैं। आपको यही लिखना है कि यहाँ पे वी कैन, यहाँ पे देखिए डू ऑल्सो एवरीथिंग, यानी वो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जो यहाँ पे देखिए पश्चिमी लोग कर सकते हैं। बट हमारा जो सिविलाइजेशन है ना इसका प्रोमिस नहीं देता कि वो लोग जैसे कर रहे हैं हम करें, क्योंकि हम लोग किस लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पूर्वज है ना वो हमको ये रास्ता बतला के गए कि इसी रास्ते पे चलना है, इसलिए जो हमारा सभ्यता होता है ना ये बहुत ही ऊंचे दर्जा का होता है। फिर आपको लिखना है कि इसमें गांधी जी कहते हैं कि जो माइंड होता है ना मेरा एक रेस्टलेस बर्ड होता है, यानी एक अशांत पक्षी की तरह होता है, जिसको जितना दिया जाए वो क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। लेकिन ये हमारे प्यार बच्चों जुनून में ये शामिल नहीं होना चाहिए कि हमको 1 रुपया मिले तो 2 रुपया मिले, यानी जितना मिले उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। बस यही है, इसका समरी आप लोग लिख देंगे। और आप लोग बताइएगा कि क्लास हम तो इंग्लिश का नहीं कराते हैं, आप लोग एक बार बताइएगा कि सही लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अब इतना ही समझा दिए ना, ऑब्जेक्टिव आपको लावा गोली लगेगा, इतना ही समझा दिए ना आपको ऑब्जेक्टिव अब लावा गोली लगेगा। ऐसे ही हम लोग 4 चैप्टर तक देखेंगे, ये पहला चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी वाज रिटन द लेसन, यानी महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा, आपको पता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों कौन है, महात्मा गांधी है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, आप देखिए सिविलाइजेशन इज द स्टेट डेवलपमेंट ऑफ है, यानी सिविलाइजेशन में जो सभ्यता है ना इसको स्टेट डेवलपमेंट कौन करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ना बर्ड कर सकता है, ना एनिमल कर सकता है, ना नॉन लिविंग थिंग्स यानी कुछ भी नहीं कर सकता है। करेगा तो कौन, बाबू पीपुल ही ना करेंगे, लोग करेंगे। सिविलाइजेशन को स्टेट डेवलपमेंट ऑफ क्या करेंगे, पीपुल। तो यहाँ पे आपको पीपुल पे मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल रहना और उच्च सोचना ये किस सभ्यता के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग एकदम सिंपल रहते हैं, वेस्टर्न लोग पता है कैसे रहते हैं, नंगा पुंगा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, समझना है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सिंपल रहना और उच्च सोचना प्यार बच्चों ये किसके बेस में है, किस सभ्यता के बेस में आता है। तो आपको याद रखना है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन, प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारी सभ्यता जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला आ जाएगी इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, क्या हो जाएगा इंडिया का ग्लोरी क्या है प्यार बच्चों, इंडिया का ग्लोरी क्या है प्यार बच्चों, इंडिया का ग्लोरी क्या है, तो इमूवेबल है प्यार बच्चों, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ पे देखिए इंडिया का ग्लोरी क्या है, इमूवेबल है। तो यहाँ पे आपको भी याद रखना है। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य, ये होता है प्रयोग, यानी ट्रुथ माने सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। तो बाबू एक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा, आपको पता होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी जी ने लिखा। तो यहाँ पे आप क्या टिक लगाइएगा बाबू, महात्मा गांधी लगाइएगा। तो आप लोग करते चलिए। और यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, फ्री वाला। लेकिन आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ के पेड वाला पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा, आज मौका है, 250 मिल रहा है, फटाफट से ले लीजिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि द माइंड इज ए रेस्टलेस, क्या होगा बाबू, अभी पढ़ाए हैं आपको समरी, अभी पढ़ाए हैं, आप लोग बता दीजिए कि माइंड इज ए रेस्टलेस क्या हो जाएगा। माइंड एक मन हमारा क्या है, अशांत पक्षी है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड इट गेट इट वांट, यानी जितना भी मिल जाएगा वो असंतुष्ट रहेगा और चाहेगा कि और मिले। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पे देखिए 7 नंबर की डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। बाबू कौन थे जो छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे, पूरा संतुष्ट थे प्यार बच्चों गांव से। तो यहाँ देखिए डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी कौन थे जो छोटे से गांव में रहना पसंद करते थे। आप बताएंगे कि आवर अनसर्टस, यानी जो हमारे पूर्वज है ना ये शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते थे कि शहरों में यहाँ पे जितने भी क्राइम है, थिफिंग है, जितने भी है प्यार बच्चों ये सब बहुत होते हैं, लेकिन गांव एकदम स्वस्थ, एकदम शांति रहता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला है
कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। बाबू हमारे पूर्वज क्या थे, सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेज से। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी यहाँ देखिए मन जो है हमारा एक अशांत पक्षी है, वो ऑलवेज क्या रहता है, बताइए तो आप लोग एक बार आंसर। और आपको बाबू अभी से 4 चैप्टर अभी करना है, ये पहला चैप्टर है। देखिए द माइंड इज ए, यहाँ देखिए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स क्या, अनसेटिस्फाइड, कभी भी मन क्या है, असंतुष्ट है। और जितना ज्यादा गांधी जी इसमें यह भी कहा है कि जितना ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग होते हैं ना, जितना ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मेंटली तौर पे भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, जितना गरीब आदमी आएगा आराम से बिना किसी टेंशन का खाएगा और सो जाएगा, लेकिन जिसके पास जितना पैसा होता है ना वो उतना मेंटली क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए कि महात्मा गांधी वाज मोर ए, क्या थे बाबू, महात्मा गांधी एक पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिक्स थे, कि सोशल रिफॉर्मर थे, क्या थे। चलिए बाबू क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वाज मोर, बाबू महात्मा गांधी वाज मोर क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, यानी महात्मा गांधी क्या, ये आप लोग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि ही यूज, यानी वो क्या यूज करते थे, वेपन के तौर पे, हथियार के तौर पे। तो बाबू यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी का मेन हथियार क्या था, तो प्यार बच्चों पहला तो सच्चाई था और दूसरा क्या, नॉन वायलेंसिंग पॉलिसी था, यानी अहिंसा वाला, यानी सच्चाई और अहिंसा उनका क्या था, मुख्य वेपन था। तो यही आपको पता होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कौन थे प्यार बच्चों, कौन पूरा घर के नियमों से पूरा खुश थे, ट्रू होम रूल से कौन खुश थे। तो आपको सिंपली मारना है कि जो हमारे अनसर्टस, यानी जो हमारे पूर्वज थे ना, यही पूरा घर के नियम से खुश थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, और यही सब पूछता है। बस यहाँ पे समरी अगर आप लोग सही से समझ गए ना तो ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा आपका, 100% कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि डैश इज द नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, ये समरी में पढ़ा है। किसको हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, सबको पता है कि किसको, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पे भी ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, फराओस वेयर रूल ऑफ एशियंट, यानी प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि जो फराओस थे, यहाँ देखिए वो रूल्स, यहाँ पे देखिए एशियंट, यानी कहने का मतलब जो फराओस थे किसके लिए, मतलब रूल ऑफ एशियंट थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फराओस जो बाबू यहाँ पे हो जाएगा, रूल एशियंट किसके लिए था, इजिप्ट के लिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, इजिप्ट आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, यहाँ देखिए इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या है। तो यहाँ देखिए इंडियन जो हमारा भारतीय सभ्यता होता है, यहाँ देखिए गॉडलेस, यानी भगवानलेस नहीं होगा बाबू, भगवान को हम लोग पूजते हैं, मानते हैं, यानी ये बेस है कौन, बिलीव इन गॉड, यानी जितने भी भारत के लोग हो ना, ये भारत के लोग जितने भी हो गए ना, भगवान पे विश्वास करने वाले होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बिलीव ऑन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन, यानी ये बेस है किस पे, भगवान के भरोसे, यानी भगवान पे सब कोई बिलीव करता है, भारत के लोग, हम भी करते, आप भी करते, सब कोई करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, बेस ऑन बिलीव इन गॉड। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अगला आ जाएगी वेयर, यहाँ पे देखिए वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए हैप्पी, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि आप देखिए जितने भी लग्जरी लोग होते हैं, जितने भी अंबानी, मतलब कहने का मतलब जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, जितने भी लग्जरी लोग जीने वाले होते हैं, वो पूछा जा रहा है कि कौन है जो, प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि नहीं हैप्पी रहते हैं, लग्जरी होते हुए भी नहीं हैप्पी रहते हैं, हेल्थ वेल्थ होते हुए नहीं रहते हैं सही से, कौन। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए मैन, जिनके पास ज्यादा धन रहेगा वो क्या रहेगा बाबू, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है, कभी भी यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हैप्पी नहीं रहता है, नॉट मेक हैप्पी। जिसके पास क्या हो, वेल्थ हो, लग्जरी लाइफ हो, वो क्या कभी खुश नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको लगाना है मैन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, द पीपुल ऑफ, यहाँ देखिए यूरोपियन आर, यहाँ देखिए इंस्पायर्ड, यहाँ देखिए इंस्पायर्ड बाय रोमन राइटर्स, यानी यहाँ देखिए द पीपुल, यानी किसके द्वारा, रोमन राइटर्स, यहाँ देखिए किसके, मतलब किसको इंस्पायर कर रहे थे, यूरोपीय लोगों को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि द, यहाँ देखिए पीपुल ऑफ यूरोपियन इज इंस्पायर्ड बाय, यहाँ पे क्या देखिए एंड रोमन राइटर्स, यानी कहने का मतलब डैश एंड रोमन राइटर्स, यानी कहने का मतलब क्या कि जो रोमन राइटर्स थे इंस्पायर कर रहे थे यूरोप के लोगों को, किसके द्वारा, तो यहाँ देखिए किसके, तो जर्मन। तो यहाँ पे क्या हो गया,
जर्मन हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे क्या मारेंगे, सॉरी जर्मन नहीं, ग्रीक ना हो जाएगा इसका, ग्रीक के लोगों को। तो यहाँ पे ग्रीक मारिएगा, ग्रीक हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, गलती नहीं करना है, ग्रीक हमारा सही होगा। तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन की गांधी जी वेंट टू चंपारण। बाबू गांधी जी वेंट टू चंपारण, बाबू गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, तो आपको पता है 1917, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये पहला चैप्टर हो रहा है बाबू, ऐसे ऐसे अभी 3 चैप्टर बाकी हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि हैप्पीनेस इज अ लार्जली ए, बता दीजिए फटाफट से। हैप्पीनेस यानी खुशी जो होती है वो एक लार्जली क्या होती है, मेंटल कंडीशन होता है, मानसिक यहाँ देखिए कंडीशन होता है, सही बात है। हैप्पी दुखी एक मानसिक कंडीशन है, तो यहाँ देखिए फिजिकल तो नहीं है, फिजिकल कंडीशन यहाँ देखिए ये सब तो नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन जो हमारा हैप्पीनेस ये क्या है, एक मानसिक प्यार। बच्चों क्या हमेशा बौखलाइले रहिएगा ना तो आपसे कुछ ठीक नहीं होगा, तो आपको हंसना भी चाहिए, सब चीज ये सब जितना भी होता है ना मेंटल कंडीशन होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, मानसिक प्यार। बच्चों ये क्या होता है, कंडीशन होता है कि हैप्पीनेस इज द लार्जरी ऑफ माइंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटल कंडीशन। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि ही रोट डिफरेंट आर्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टिकल फ्रॉम, यानी कहने का मतलब है कि द यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो महात्मा गांधी थे वो लिखते थे डिफरेंट आर्टिकल फॉर, यानी जो महात्मा गांधी थे वो किसके बारे में ज्यादातर लिखते थे बाबू, यंग इंडिया के बारे में, यंग इंडिया के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा वो लिखते थे। तो यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि जो लिखते थे ना, यानी महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी जो महात्मा गांधी थे वो ज्यादातर किसके बारे में लिखते थे, तो यहाँ पे वो यंग इंडिया के बारे में ही लिखते थे। किसके बारे में बाबू, यंग इंडिया के बारे में लिखते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए समरी हो गया और इसका ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। तो आप लोगों से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ एक बार बताइएगा। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको अंतिम दिनों में संघर्ष करना है और आपको 1 शॉर्टेस्ट क्लास बहुत ही तेजी से करना है। जैसे पहले का तो आपने ऑब्जेक्टिव और समरी क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे दूसरे चैप्टर का हम लोग इसका क्लियर करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे दबा के शेयर कर दीजिए तो। और बाबू यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, दूसरे चैप्टर का यहाँ पे समरी करेंगे। और एक बात बताएं बाबू, इतना क्वेश्चन लिखने में ना आप लोग नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे ना, एक बार पहले शेयर कर दीजिए। ये जो हाथ का उंगली होता है ना मेरा, बहुत दर्द करने लगता है इतना इतना क्वेश्चन लिखने में। हर टाइप का क्वेश्चन लिखिए, हर समय का क्वेश्चन लिखिए, टाइप कीजिए, इतना ज्यादा दर्द होने लगता है ना, दिमाग में भी प्यारे बच्चों दर्द होता है, इतना ज्यादा मेहनत है। आप भले ही नहीं समझे, लेकिन एक बार आप लोग 10 क्वेश्चन आप लोग टाइप करके देख लीजिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि बाबू इसको टाइप करने में कितना मेहनत है। तो आप लोग प्लीज इस मेहनत को समझिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। इतना लिख रहे हैं ना, तो इसको टाइप करने में ना हाथ का नस बैठ जाता है, ऐसे ऐसे करते करते ना हाथ पूरा दर्द हो जाता है। तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा, उसके बाद से उतना करके आइए, फिर आपको पढ़ाइए, समझाइए, सब चीज करिए। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा बाबू। चलिए, बहुत ज्यादा मेहनत होता है इन सब चीजों में। अब यहाँ देखिए चैप्टर 2 हमारा क्या है, भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर। भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर क्या है प्यारे बच्चों, यह एक भाषण है। यानी कहने का मतलब क्या, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। किसने लिखा, सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। उनका जन्म कब हुआ बाबू, जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में जन्म। मृत्यु कब हुई, तो 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मृत्यु कब हुई, 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए अवार्ड कौन सा मिला था इनको, भारत रत्न मिला था। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए इसको पढ़ना बाबू जरूरी है। अब देखिए एजुकेशन उनकी कहाँ से हुई थी, एजुकेशन कहाँ से हुई थी, तो लखनऊ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन कॉलेज, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे लखनऊ और मोर, इससे इनकी क्या होती है प्यार बच्चों। तो इनकी यहाँ पे क्या हुई थी बाबू, आपको ध्यान रखना है कि इनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे हम दूसरे को यहाँ पे समरी पढ़ लेते हैं और फटाफट। बाबू ये लॉन्ग क्लास होगा क्योंकि 1 शॉर्टेड क्लासेज है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए अब हम इसका समरी पढ़ लेते हैं। ये 4 समरी में से 5 नंबर का एक तो कन्फर्म है, 2 भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव तो इसमें से बहुत है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत इज माई होम इज ए स्पीच, यानी भारत माई होम एक क्या है, एक स्पीच, मतलब क्या, भाषण होता है। भारत इज माई होम क्या है बाबू, एक भाषण है। सबसे पहले याद रखिए कि भारत इज माई होम एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक भाषण है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के 3रे राष्ट्रपति थे। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी वह यहाँ पे भाषण 13 मई 1967 आफ्टर टेकिंग ऑथ एज प्रेसिडेंट इन हिज,
यहाँ देखिए यहाँ देखिए प्रेसिडेंट, यहीं तक रहने दीजिए। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर से समझिए कि भारत इज माई होम एक भाषण है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। ही वाज ए थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। और यहाँ देखिए और यहाँ देखिए ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी वह यह भाषण प्यारे बच्चों 13 मई 1967 को आफ्टर टेकिंग द ओथ, यानी ओथ का मतलब क्या होता है बाबू, शपथ, शपथ होता है, यानी वह यह भाषण शपथ लेने के दौरान दिए थे प्रेसिडेंट पद का। यानी यहाँ पे लिखना है कि ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 13 मई 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपको लिखना है कि वह यह भाषण प्यारे बच्चों अपने राष्ट्रीय पद के शपथ के दौरान दिए थे। अब देखिए इन दिस स्पीच, यानी वह यह भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ देखिए प्लेस्ड, यहाँ देखिए हिम, यहाँ देखिए क्या लिखा है, हिमसेल्फ टू द, यहाँ देखिए सर्विस ऑफ, यहाँ देखिए द टोटली ऑफ, यहाँ पे रुक जाइए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, सभी बच्चे सही से देखेंगे। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इन दिस स्पीच, यानी वह यह भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ देखिए प्लेस्ड करते हैं हिमसेल्फ टू प्यार बच्चों क्या, द सर्विस ऑफ द, यहाँ देखिए लॉयलिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। यानी कहने का मतलब वह यह भाषण में प्यार बच्चों अपना क्या करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम विकास हेतु अपना एक वचन देते हैं। यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, एक अपना प्यार बच्चों क्या करते हैं कि भारत के विकास के लिए एक यहाँ पे क्या करते हैं, लॉयलिटी के, वफादारी का प्यार बच्चों एक यहाँ पे क्या लेते हैं, वचन देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको याद रखना, प्लेज करते हैं यानी वचन देते हैं क्या, लॉयलिटी का भारत के लिए। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या, सबसे पहले ही थैंक्स इंडिया टू इलेक्ट हिम द हाईएस्ट रैंक, यानी सबसे पहले वो भारत के लोगों को धन्यवाद देते हैं इस पद पे चुनने के लिए। सबसे पहले वो भारत के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, मतलब भारत के लोगों ने इनको इस हाईएस्ट रैंक पे यानी इस ऊंचे पद पे चुना, राष्ट्रपति के पद पे चुना। देन ही काउंट, यहाँ देखिए फिर वो गिनती करते हैं, राधा कृष्णन यहाँ देखिए कंट्रीब्यूट टू द, यहाँ देखिए प्रेसिडेंसी, यानी फिर वो प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि वो इस पद पे रहते हुए यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन के प्यारे बच्चों प्रेसिडेंसी के बारे में बात करते हैं। यानी कहने का मतलब वो इस पद पे रहते हुए डॉक्टर जहाँ यहाँ देखिए राधा कृष्णन के प्यारे बच्चों किए हुए कामों को बताते हैं, उनके प्यारे बच्चों क्या, उनके लिए यहाँ देखिए योगदान को बताते हैं कि ये क्या क्या किया है। अब यहाँ देखिए ही से दैट, वो कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन हैज ए गिवन ए मेंटल इक्वायरमेंट एंड द, यहाँ देखिए साउंड ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन प्यारे बच्चों क्या, वो कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन भारत को मानसिक प्यारे बच्चों क्या बनाया, मानसिक मजबूत और मजबूती का आधार दिया। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, देखिए फिर से देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कहते हैं, सबसे पहले थैंक्स करते, शुक्रिया अदा करते हैं इंडिया के लोगों को कि इन्होंने इस हाईएस्ट रैंक के लिए चुना। देन ही काउंट, यानी फिर वो गिनती करते राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन का, यानी योगदान का, प्रेसिडेंसी का, यानी पद पे रहते हुए, अपने पद पे रहते हुए राधा कृष्णन के योगदान का वर्णन करते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि वह ही सेड दैट, यानी वह कहते हैं कि राधा कृष्णन यहाँ देखिए हैज गिवन द मेंटल इक्वायरमेंट, यानी कहने का मतलब क्या, एंड ए साउंड ऑफ इंडिया, यानी जो राधा कृष्णन थे ना, भारत के लोगों को मानसिक मजबूत और मजबूती का आधार दिए। यहां तक आपको पूरा क्लियर है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अगला आ जाइए यहाँ पे द प्लेस, यानी वह शपथ ले, यहाँ देखिए द प्लेस, यहाँ देखिए द प्लेस टू रिसीव टू द, यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द, यहाँ देखिए ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे आपको बताने लिखा गया कि सबसे पहले शपथ लेते हैं कि यहाँ देख लीजिए, पहले यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखिए कि ही प्लेज टू, यहाँ देखिए रिसीव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ देखिए ग्लोरी ऑफ इंडिया, ही यहाँ देखिए एश्योर इंडिया टू सर्विस देम विदाउट, यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेशन, यानी कहने का मतलब क्या कि सबसे पहले तो वो शपथ लेते हैं संविधान के कि यहाँ पे हम संविधान के गौरव की रक्षा करेंगे, और यहाँ पे देखिए वह यकीन दिलाते हैं कि बिना किसी भेदभाव के क्या करेंगे, देश के लोगों को सेवा करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको ये लिखा गया ही प्लेस, सबसे पहले वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, शपथ लेते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का। फिर प्यारे बच्चों वो यहाँ देखिए ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी यहाँ देखिए भारत के गौरव की प्यारे बच्चों क्या रक्षा, एश्योर करते हैं कि भारत की गौरव की रक्षा करेंगे बिना किसी भेदभाव के। अब यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी बिना किसी भेदभाव के भारत के गौरव की रक्षा करेंगे। इन दिस यहाँ देखिए वर्ड द यहाँ देखिए प्राइमरी सोर्स टू द
डेवलपमेंट, यहाँ देखिए इंडियन, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एजुकेशन लिखा गया इन दिस वर्ड, यानी उनके अनुसार शिक्षा जो है ना बाबू, शिक्षा जो है भारत का तरक्की का पहला साधन है। किसके अनुसार? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बाबू क्या है, भारत का तरक्की का पहला साधन कौन है? तो एजुकेशन। तो यहाँ पे लिखा गया कि इन दिस वर्ड्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ, यहाँ देखिए डेवलपमेंट, यानी भारत का तरक्की का पहला साधन क्या है? इंडिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एजुकेशन, यानी इनके अनुसार भारत की तरक्की का पहला साधन क्या है? हमारा एजुकेशन है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला समरी देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है। इन दिस स्पीच व्हेन, यानी वह यह भाषण में, ही से दैट, वह कहते हैं कि देयर आर टू, यहाँ देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वर्क, यानी आप देखिए वो यह भाषण में कहते हैं कि कोई भी कार्य के दो पहलू होते हैं। यानी देखिए क्या लिखा गया इन दिस स्पीच, वह यह भाषण में, ही से दैट, वह कहते हैं कि देयर आर टू, यहाँ देखिए एस्पेक्ट टू एनी वर्क, यानी किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। पहला यहाँ देखिए इंडिविजुअल, और यहाँ देखिए दूसरा क्या सोशल। यानी पहला क्या होता है? पहला इंडिविजुअल होता है, यानी यहाँ देखिए पहला तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? व्यक्तिगत, यानी अपने लिए। इंडिविजुअल का मतलब क्या? व्यक्तिगत, अपने लिए। सोशल मतलब दूसरों के लिए, समाज के लिए। यानी किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, पहला खुद के लिए और दूसरा क्या? समाज के लिए, व्यक्तिगत और सामाजिक। ही एडवाइज, वो हमें सलाह देते हैं कि अस टू वर्क फॉर द, यहाँ देखिए बेटरमेंट टू सोसाइटी, यानी हमको वो कहते हैं कि समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हमको वो कहते हैं, यहाँ देखिए हमको वो कहते ही हमको सलाह देते हैं कि अस वर्क करो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करो। ही यहाँ देखिए एक्सटोर्स, यहाँ देखिए अस टू बिल्ड, यहाँ देखिए बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेशन। यानी कहने का मतलब वह हमें राष्ट्र के नए जीवन के निर्माण के लिए भी प्यारे बच्चे क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे ये सब समरी होते हैं, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए एट द लास्ट, यानी वह लास्ट में कहते हैं कि ही assured द, यहाँ देखिए पीपुल टू सर्व द, यहाँ देखिए नेशन विथ कोर ऑफ द हिज, यहाँ पे देखिए हार्ट, यानी अंत में वह लोगों को पूरे दिल से राष्ट्र की सेवा का आश्वासन भी देते हैं। वो क्या कर रहे थे? थर्ड प्रेसिडेंट पद का वो शपथ ले रहे थे, माने तीसरे राष्ट्रपति थे। और वो यह भाषण में प्यारे बच्चों बता रहे थे कि जो राधा कृष्णन थे ना, जैसे इस समरी में क्या लिखना है कि समरी में कि हाँ राधा कृष्ण, ये क्या है? एक स्पीच है और इसको किसने दिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया। और उसके बाद से आपको लिख देना है जन्म, मृत्यु, ये सब लिख देना है प्यारे बच्चों। उनका जन्म अगर आपको याद हो कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। मृत्यु यहाँ पे किसमें, अगर लंबा करना है तो मृत्यु हो गया था न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे ये सब लिखिएगा। उसके बाद से बोलिएगा कि वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और शपथ ले रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का। और भारत को सबसे पहले तो थैंक्स बोला उन्होंने कि सब लोग उन्हें इस पद पे चुने। पहले आपको ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि उसी पद पे रहते हुए जो राधा कृष्णन थे ना, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, उनके योगदानों के बारे में गणना किया। और वो बताया कि जो राधा कृष्णन थे ना, वो भारत के लोगों को मानसिक मजबूत किए और मानसिक मजबूती का भी आधार दिए। तो यहाँ पे ये समरी है और आपको यहाँ पे लिखना है। और अंत में वो ये भी बताते हैं कि बिना किसी भेदभाव के हम क्या करेंगे? भारत की तरक्की और यहाँ देखिए जितना भी होगा उसके लिए विकास करेंगे। और नौजवानों के लिए यहाँ पे संदेश देते हैं कि वो जितने भी है ना बेटरमेंट करे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करें। और वो हमको प्रेरणा भी देते हैं। तो बस यही हमारा क्या है? समरी है। तो ये आपको समझ में आया। वैसे हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये सब समरी बाबू बार बार पूछा जाता है, तो जरूर इसको याद रखिएगा। अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ये वन शॉर्टेस्ट क्लास है, तो वन शॉर्ट क्लास बाबू थोड़ा सा लंबा ही जाता है, आप सबको पता है। तो देखिए यहाँ पे अब पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हु, यहाँ देखिए व्हेन डिड द जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी वह जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वह यह भाषण कब दे रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भाषण दे रहे थे? तो बाबू कब? इंडिपेंडेंस डे के दिन? नहीं बाबू। यहाँ देखिए रिपब्लिक डे के दिन? नहीं। कब दे रहे थे? तो व्हेन ही टुक ऑथ, यानी जब वो शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे, थर्ड प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे, तभी ना दे रहे थे। तो यहाँ पे सी वाला मारिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आ जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। यहाँ देखिए ऐसे ही करके आपका पूरा इंग्लिश भी खत्म करा देंगे। 2-2, 3-3 चैप्टर का समरी ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए आप देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1897 में कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, ये हम शुरू में ही बताए थे। अगला यहाँ पे आ जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? तो बाबू उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1969 में हुआ था। कहाँ पे? तो दिल्ली में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आ जाइए क्वेश्चन, अगला है
कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। अब बताइए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ, हम आपको बताए ना, यही सब तो क्वेश्चन ही पूछता है। तो आपको ये सब समरी अगर पढ़ लिए ना तो 100% लगेगा कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, हलवा हलवा। बाबू चैप्टर वाइज पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफ यहाँ देखिए इंटर्ड ऑफ द, यहाँ देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर करते हैं ऑफिस में कैसे, तो यहाँ आप देखिए यहाँ देखिए टोटली, यहाँ पे गलती हो जाएगा, टोटली डेडिकेशन के साथ वो क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं, टोटली डेडिकेशन, यानी हमारा क्या होगा 100% टोटली डेडिकेशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन था लंबे समय तक किससे जुड़े रहे, ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है लंबे समय तक किससे जुड़े रहे, तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि एजुकेशन के साथ वो जुड़े रहे, लंबे समय तक किससे जुड़े रहे, एजुकेशन के साथ, तो एजुकेशन आपको याद रखना है। अगला आ जाइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ यानी शपथ एज द, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे किस पद का शपथ ले रहे थे, ऑथ का मतलब होता है शपथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो किस पद का शपथ ले रहे थे, तो किस पद का, तो वो ना मिनिस्टर का, ना नॉन ऑफ दिस का, ना गवर्नमेंट का, वो प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे, आप सबको पता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कितना, तो 3 नंबर। अगला आ जाइए कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत मेरा घर किसने लिखा, तो ये लिखा किसने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई घर, भारत इज माई घर कौन लिखे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ देखिए डैश इज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। बाबू रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, एक बार आप लोग आंसर लगाइएगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाते चलिए, एक बार बताइए कि रोल मॉडल कौन थे, कौन थे प्यार बच्चों रोल मॉडल। डॉक्टर जाकिर हुसैन हम समरी में पढ़ाए कि अपने पद पे रहते हुए किसकी योगदानों के बारे में चर्चा किए थे, तो आपको पता है किसके, तो डॉक्टर राधा कृष्णन क्या थे, उनके रोल मॉडल थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, और क्या किए थे डॉक्टर राधा मोहन, बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की ये जो राधा कृष्णन थे ना भारत को मानसिक मजबूत और मजबूती का आधार दिए थे। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यहाँ देखिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ देखिए किसका शपथ लेते हैं, वफादारी का, लोयल का, लोयल का, किसका, कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्यार बच्चों डिस्क्रिमिनेशन के हम भारत के लोगों के मतलब हित में काम करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक मतलब क्या हो गया, टुक द ऑथ यानी शपथ लेना, ऑफ लॉयल्टी यानी वफादारी का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेते हैं, संविधान का शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको संविधान मारना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स माई फैमिली, यानी कहता है कौन कहते हैं कि कौन कहता है कि भारत मेरा घर है और जितने भी भारत में लोग हैं वो मेरी फैमिली है। तो ये किसका कहना था, तो बाबू ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि भारत मेरा घर है और भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारी फैमिली है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, यानी कहने का मतलब क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट क्या थे, तो बाबू यहाँ देखिए पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, बाबू ये कुछ नहीं थे, याद रखना है, ना पॉलिटिशियन थे, ना थिंकर्स थे, या लीडर थे, जो थे ना डॉक्टर जाकिर हुसैन एगो नेशनलिस्ट थे, बढ़िया एगो क्या थे, नेशनलिस्ट थे। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ द, यानी पूछा जाएगा एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछता है ना, तो यहाँ पे पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भाषण दिए थे 1967 में, यहाँ देखिए शपथ लेते दौरान तो कौन सा था, किस चीज का वो शपथ ले रहे थे, तो वो तो प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे ना, उसी में उन्होंने 1967 में ये भाषण दिया था। कौन, तो भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस। बाबू तरक्की का पहला साधन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि तरक्की का पहला साधन क्या है, तो तरक्की का पहला साधन क्या होता है, हमारा होता है एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे आपको पता होगा तरक्की का साधन क्या है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, नेशनल बिल्डिंग का, तरक्की का पहला साधन क्या है, हमारा नेशनल प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, एजुकेशन। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम इज, हम आपको क्या बताएं, भाषण है, ड्रामा है बाबू, ड्रामा तो नहीं है, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं है, भाषण ना है, भारत इज माई होम इज स्पीच, यानी यह क्या है, एक भाषण है। जो क्या किए थे बाबू, ना ये निबंध है ना कुछ है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने प्रेसिडेंट पद पर लेते हुए दिए थे, तो वही है भाषण। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट एजुकेशन इज डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो क्या है, तो वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स है, तरक्की का पहला साधन है।
तरक्की का पहला साधन है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ट्रू नहीं है, गुड नहीं है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्राइमरी है, तरक्की का पहला साधन है। राष्ट्र का तरक्की का पहला साधन क्या है? तो हमारा एजुकेशन है। राष्ट्र की तरक्की का पहला साधन क्या है? एजुकेशन है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे देखिए, फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेट टू द पीपुल ऑफ, यानी यहाँ पे देखिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ग्रेट फील कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए ऑब्लिगेट किसको कर रहे थे बाबू? तो भारत के लोगों को। तो यहाँ पे आपको भारत डाल देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडियन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिटी, एकता, डाइवर्सिटी, अनेकता। डाइवर्सिटी या अनेकता नहीं होगा, क्या होगा हमारा? एकता में अनेकता, यानी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। अनेकता में एकता हमारी क्या है प्यारे बच्चों? बेस्ट एग्जाम्पल है भारत का, कि अनेकता में एकता। ये देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो गलती हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि अगर पूछे कि इंडियन कल्चर का बेस्ट एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बताना यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आ जाइए कि यहाँ देखिए पावर शुड बी, यहाँ देखिए यूज्ड, पावर शुड बी यूज्ड फॉर द, यहाँ देखिए पावर शुड बी यूज्ड फॉर द क्या हो जाएगा? तो पावर शुड बी यूज्ड हो जाएगा प्यारे बच्चों का मोरल पर्पस, मोरल पर्पस हो जाएगा, मेकिंग मनी नहीं, मोरल पर्पस के लिए। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पावर शुड बी मोरल पर्पस के लिए पावर यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला आ जाएगी डैश सेड, यहाँ देखिए द भारत इज माई होम इट्स माई पीपुल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये हो गया, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए अगला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ये देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन, यहाँ देखिए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, तो बाबू क्या हो जाएगा? प्रेफुली थे, तो प्रेफुली यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो बाबू हम आपको क्या करा दिए? 2 चैप्टर खत्म करा दिए, जिसमें आपको पूरा का पूरा समरी बता दिए, और पूरा का पूरा उसका जितना भी इंपॉर्टेंट होगा जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिए। तो एक बार आप लोग सारे के सारे बच्चे बताइए बाबू, इतना क्लियर समझ में आ रहा है? वैसे तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग बता दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं और इसका समरी पढ़ लेंगे। अभी 2 चैप्टर और बचा है, तो प्लीज आप लोग भागिएगा नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 1 शॉट हो रहा है, तो थोड़ा सा तो लॉन्ग होगबे करेगा। अब देखिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं क्या? पिंच ऑफ स्नूप। यहाँ देखिए पिंच ऑफ स्नूप, यहाँ देखिए जिसके लेखक कौन है थोड़ा सा तेजी में बताएंगे आप समय में, मनोहर मालगुनाकर है। अब देखिए जिनका जन्म कब हुआ था? 12 जुलाई 1913 को, और ये इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 14 जून 2010 को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पिंच ऑफ स्नूप। मनोहर मालगुनाकर कहाँ के थे? बॉम्बे के थे। तो चलिए यहाँ पे हम इसके समरी को पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि इसका समरी क्या है। देखिए ए पिंच ऑफ स्नूप हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगुनाकर, यानी ये पिंच ऑफ स्नूप क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको किसने लिखा है? मनोहर मालगुनाकर ने लिखा है। ही वाज बोर्न इन बॉम्बे इन 1913, यानी इनका जन्म कब हुआ था? बॉम्बे में 1913 का हुआ था। समझते चलिए। ही इज वेल नोन, यहाँ देखिए नोवेलिस्ट एंड यहाँ देखिए शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी यहाँ देखिए वे जाने माने उपन्यासकार तथा एक कहानीकारक थे। कौन? तो अगर आपसे पूछेगा कौन, तो यहाँ पे आपको मनोहर मालगुनाकर लिखा गया। ही वाज बोर्न ऑन इंडिया, बॉम्बे में उनका 1913 में जन्म हुआ। ही वेल नॉन नोवेलिस्ट, यानी यहाँ देखिए उपन्यासकार थे, और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कहानीकार भी थे। ही वाज ए ग्रेट राइटर, यानी वो एक महान प्यारे बच्चों क्या थे? लेखक थे। ही यहाँ देखिए दिस स्टोरी इज फुल ऑन, यहाँ देखिए विट एंड यहाँ देखिए एडवेंचर, यानी यह जो कहानी है ना बुद्धि और जोखिम से भरा हुआ है। नानू काका का चालाकी के और यहाँ देखिए जोखिम है इसमें, पूरा का पूरा उसी से भरा हुआ है। यानी आपको याद रखना कि दिस स्टोरी, यह स्टोरी है फुल ऑफ विट और यहाँ देखिए एडवेंचर से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जोखिम से और यहाँ देखिए पूरा क्या बुद्धि से भरा हुआ है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या? अगला यहाँ पे पैराग्राफ देखते हैं कि अगला यहाँ पे क्या है। अगला है कि आप देखिए इन दिस स्टोरी, यानी यह स्टोरी में द ऑथर शो, ऑथर का मतलब होता है लेखक, द लेखक शो यहाँ देखिए द विट ऑफ द नानू काका, यानी विट का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या? मतलब चलहाकी, मतलब बुद्धिमानी। विट का मतलब क्या? बुद्धिमानी हो गया। यानी कहने का मतलब क्या? इन दिस स्टोरी द ऑथर शो द विट ऑफ नानू काका, यानी जो ऑथर से मनोहर मालगुनाकर वो क्या करते हैं? नानू काका की बुद्धि के बारे में दिखलाते हैं। वन डे नानू काका कम टू द ऑथर्स हाउस, एक दिन क्या करते हैं? एक दिन नानू काका क्या ऑथर्स के घर यानी मनोहर मालगुनाकर के घर आते हैं टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली फॉर 2 से 3 डेज, यानी वो यहाँ पे क्या करते हैं?
मतलब एक दिन नानू काका लेखा के घर आते हैं और यहाँ पे क्या दिल्ली में 2 या 3 दिन से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, वहां पे लोक कल्याण मंत्री से मिलने के लिए प्यारे बच्चों चले जाते हैं। यानी एक दिन मनोहर मालगुनाकर के घर आते हैं कौन, तो नानू काका, और उनको किससे मिलना रहता है, तो वेलफेयर मिनिस्टर से यानी लोक कल्याण मंत्री से मिलना रहता है। अब देखिए नानू काका मेटर्निक अंकल ऑफ द मनोहर मालगुनाकर, जो नानू काका थे ना, ये जो नानू काका थे मनोहर मालगुनाकर के मामा थे। यानी मनोहर मालगुनाकर जो ऑथर से लेखक हैं उनके मामा कौन थे, ये नानू काका थे। ही इज यहाँ देखिए वेरी वाइस यानी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट पर्सन थे। कौन, तो वे एक बहुत ही बुद्धिमान और यहाँ पे देखिए बहुत ही तेज व्यक्ति थे। कौन, नानू काका। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्लियर होते चला जा रहा है ना हम क्या बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन दिस स्टोरी में द ऑथर शो द विट ऑफ नानू काका, यानी नानू काका के बुद्धि के बारे में बताएं। वन डे एक दिन नानू काका कम फ्रॉम द यहाँ पे ऑथर हाउस, यानी एक दिन नानू काका क्या करते हैं, ऑथर्स के हाउस आ जाते हैं और मिलना रहता है किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से 2 से 3 दिन के लिए। तो यहाँ देखिए नानू काका मेटर्निक अंकल ऑफ यहाँ देखिए मनोहर मालगुनाकर, यानी नानू काका जो थे मेटर्निक अंकल थे, यानी मामा जी थे किसके, तो मनोहर मालगुनाकर के। ही इज यहाँ देखिए वेरी वाइस, यानी वह एक बहुत बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बहुत ही तेज व्यक्ति थे। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या है कि नानू काका एंड द यहाँ देखिए ऑथर स्टार्ट यहाँ देखिए ट्राइंग टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी सबसे पहले नानू काका और ऑथर्स जो है, ऑथर्स का मतलब क्या, मनोहर मालगुनाकर प्लान बनाते हैं, यहाँ देखिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर से कैसे भी मिल लिया जाए, बट दे कैड नॉट मीट, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया, आप लोग भी इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। जब हमारी तरह कमजोर है व्यक्ति इंग्लिश ऐसे पढ़ा रहा है तो आप तो भला तेजी होंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नानू काका द ऑथर्स स्टार्ट ट्राइंग टू मीट द यहाँ देखिए हल यहाँ पे क्या हो जाएगा वेलफेयर मिनिस्टर, बट दे कुड नॉट मीट, लेकिन वो नहीं मिल पाते हैं। वन डे एक दिन द यहाँ देखिए एक्सीडेंटली मीट सोहनलाल रत्नम, एक दिन प्यारे बच्चों अचानक से मुलाकात हो जाती है सोहनलाल रत्नम, हु इज द सन ऑफ रत्नम, यानी वो रत्नम का सन होता है। यहाँ देखिए रत्नम कॉल देम टू हिज ऑफिस, यानी रत्नम जो है अपने ऑफिस में बुलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हैं बाबू, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि नानू काका एंड यहाँ देखिए ऑथर स्टार्ट टू ट्राइंग टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर, दे नॉट डू, यहाँ पे क्या मतलब, क्या कहने का मतलब, बट दे कुड नॉट मीट, लेकिन वो नहीं मिल पाते। वन डे एक दिन यहाँ देखिए एक्सीडेंटली मीट हो जाती है, मुलाकात हो जाती है सोहनलाल रत्नम से, जो कि पुत्र होता है किसका, प्यारे बच्चों, रत्नम का। अब देखिए रत्नम क्या करता है प्यारे बच्चों, अपने ऑफिस में बुलाता है दोनों को। अब देखिए ऑफिस में बुलाने के बाद से क्या करता है, नानू काका मेड ए प्लान, यानी नानू काका एक प्लान बनाते हैं यहाँ पे, और मीट द यहाँ देखिए मिनिस्टर, यानी एक नानू काका प्लान बनाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। वो हायर करते हैं रॉयल कार एंड यहाँ देखिए मेट द राइटर ड्राइवर वेंट टू मीट द मिनिस्टर, यानी कहने का मतलब क्या, नानू काका मेड मतलब बनाना, प्लान बना रहे थे किससे, मिलने के लिए मिनिस्टर से। ही हायर एक रॉयल कार, यानी वह एक रॉयल कार हायर करते हैं। एंड यहाँ देखिए मेड द यहाँ देखिए क्या लिखा है, राइटर ए ड्राइवर एंड वेंट टू मीट द यहाँ देखिए मिनिस्टर, यानी कहने का मतलब क्या कि जो राइटर थे ना, जो यहाँ पे देखिए जो राइटर थे, जैसे यहाँ देखिए उनके जो भांजे थे, कहने का मतलब क्या, जो मनोहर मालगुनाकर थे उनको क्या कर देते हैं, एक पहले तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक कार हायर, रॉयल कार, यानी यहाँ पे देखिए राजवाड़ी कार को हायर कर रहे हैं, और उसमें राइटर को क्या बना दे रहे हैं, ड्राइवर, वो राइटर को ड्राइवर बना दे रहे हैं, यानी मनोहर मालगुनाकर को ड्राइवर बना के चल देते हैं मिलने किससे, मिनिस्टर के। यहाँ पे देखिए व्हेन नानू काका रिच द यहाँ पे देखिए मिनिस्टर हाउस, जब वो नानू काका मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं तो मिनिस्टर कुड नॉट देयर, यानी वहां पे मिनिस्टर ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अगला है कि नानू काका मीट द यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर, लेकिन एक दिन क्या होता है, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से भेंट कर ही लेते हैं। नानू काका लेफ्ट द फॉलोइंग डे, 10 यहाँ देखिए नानू काका मिशन कंप्लीट, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, नानू काका कल्याण मंत्री से भेंट करते हैं, अगले दिन निकल जाते हैं। इस प्रकार नानू काका का मिशन भी पूरा हो जाता है। उनका मिशन ये था किसी भी तरह वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, समरी छोटा ही लिखा जाता है, और सारांश का मतलब होता है पूरी कहानी को जड़ से लिख देना, पूरी कहानी को बच्चे जड़ से लिख देना, उसी को सारांश बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर, ये भी समरी क्लियर। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, थोड़ा सा तेजी में करेंगे। अब देखिए ए पिंच ऑफ स्नूप, यहाँ देखिए ए पिंच ऑफ स्नूप इज ए क्या है, हम आपको क्या बतलाए थे कि पिंच ऑफ स्नूप क्या है, पिंच ऑफ स्नूप क्या है बाबू,
तो आपको मेरे प्यारे पता है कि ये पिंच ऑफ स्नूप क्या है, तो ये क्या है बाबू, एक शॉर्ट स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नूप क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। तो यहाँ पे आपको लिख देना कि यह एक शॉर्ट स्टोरी है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि नानू काका वाजे भैरी क्या थे, वो तो बहुत चालाक व्यक्ति थे, वाइस थे, बुद्धिमान थे, क्लेवर थे, यानी क्या हो जाएगा, नानू काका इज द वेरी क्लेवर मैन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द, लिखा गया है मेन कैरेक्टर ऑफ द पिंच ऑफ स्नूप, यानी यहाँ पे देखिए आपसे बता रहा है कि देखिए जो पिंच ऑफ स्नूप स्टोरी है ना, जिसको मनोहर मालगुनाकर ने लिखा है, उसके मेन हीरो कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है, तो बाबू यही नानू काका है। नानू काका मेन कैरेक्टर कौन है, मनोहर मालगुनाकर नहीं है, नानू काका है। ये मामा, मनोहर मालगुनाकर के मामा जी थे कौन, नानू काका। तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखना है। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, यानी आप देखिए कौन विजिट करते हैं नरेटर फैमिली के पास, तो बाबू कौन, नानू काका ना, 2 से 3 दिन के लिए आते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि डैश इज द हार्मोनियस स्टोरी, बाबू कौन एक हास्य कहानी है, तो ये पिंच ऑफ स्नूप क्या है, हार्मोनियस स्टोरी है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट। अगला आज ये क्वेश्चन अगला है कि रत्नम वाज द सन ऑफ, यानी आपको बता रहे हैं कि रत्नम वाज द सन ऑफ, एक दिन अचानक से मुलाकात हो जाती है किसका, तो रत्नम का। तो किसका पुत्र, तो यहाँ देखिए सुवनलाल रत्नम, रत्नम किसका पुत्र, सुवनलाल रत्नम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड, यहाँ देखिए प्लान टू मीट वाज, यानी आप देखिए वो सेकेंड कौन पर्सन थे जिससे नानू काका बाबू मिलना चाहते थे, कौन थे, तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना है कि वो वेलफेयर मिनिस्टर लोक कल्याण मंत्री से, द वेलफेयर मिनिस्टर लोक कल्याण मंत्री से वो मिलना चाहते थे। उनका प्लान वही था, मिल लिए, सक्सेस हो गए, चले गए। अगला आ जाइए कि नानू काका wrote द चेक ऑफ डैश रुपीस, यानी जो नानू काका थे वो कितने रुपए का चेक साइन किए थे, आपको पता ही होगा कितने का, तो 1000 रुपए का, 1000 का। तो यहाँ आप देख लीजिए नानू काका wrote द चेक फॉर डैश रुपीस, प्यार बच्चों क्या 1000, यानी क्या 1000 रुपए, 1000 का मतलब क्या 1000, यानी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि मनोहर मालगुनाकर वाज रिटन द लेसन, यानी मनोहर मालगुनाकर के द्वारा कौन सा लिखा गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मनोहर मालगुनाकर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, पिंच ऑफ स्नूप, मनोहर मालगुनाकर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये किसके द्वारा, मनोहर मालगुनाकर के द्वारा लिखा गया है। हम देखिए भारत इज माई होम, अभी बताए हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, द अर्थ अचीव्स। तो ये सब आपको याद रखना है, बिल्कुल ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अगला आज कि नानू काका वाज ऑथर्स, यानी जो नानू काका थे वो ऑथर्स के क्या थे, आपको तो पढ़ा है कि नानू काका जो थे ऑथर्स के क्या थे, तो नानू काका ऑथर्स के क्या थे बाबू, मेटर्निक अंकल थे। तो यहाँ पे मेटर्निक अंकल आपको क्या कर देना है, टिक कर देना। और अभी यहाँ देखिए अभी ये क्लास हो रहा है ना, अभी के अभी आपका क्या होगा बाबू, 8 बजे ही आपका क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा 8 बजे ही केमिस्ट्री का रिएक्शन का क्लास होने वाला है। कल ही से उसका लगा पड़ा है, 3 बजे से लगा के रखें, प्लीज उसको कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको पढ़ाने वाले हैं। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि नानू काका कमिंग टू दिल्ली टू क्या बाबू क्या करते हैं, टू सी सम मिनिस्टर, टू सी सम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप लोग बी वाला ऑप्शन क्या कीजिएगा, राइट आंसर दे दीजिएगा। अगला जी क्वेश्चन कि द ऑथर हैज ए कम्प्लेक्स अबाउट, यानी जो ऑथर्स थे, जो कहानीकारक थे, जो लेखक थे, किसके बारे में लिखते हैं बाबू, द ऑथर हैज कम्प्लेक्स अबाउट क्या, तो यहाँ पे आपको बताना है द ऑथर हैज कम्प्लेक्स अबाउट क्या, मिनिस्टर के बारे में ना, मिनिस्टर के बारे में। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि नानू काका ट्रेवल्स इन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि नानू काका पूछा जा रहा है कि नानू काका ट्रेवल्स इन। तो प्यार बच्चों उनके पास 3rd ईयर का यहाँ पे क्या था बाबू, 3rd क्लास का यहाँ पे देखिए क्या था, टिकट था, लेकिन वो सफर किस में कर रहे थे, 2nd क्लास में वो कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन अगर पढ़िएगा ना चैप्टर लाइन बाय लाइन, तब उसमें ये सब क्लियर होगा। लेकिन समरी में कुछ ऐसा होता है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। अब देखिए नानू काका वाज टू स्टे, यानी जो नानू काका थे कितने दिन ठहरे थे बाबू, तो 2 से 3 दिन, कहाँ पे 2 और 3 डेज, यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन पे मारना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिशन पूरा हुआ, चलेगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि नानू काका वाजे वेरी डैशमैन, सबको पता है कि नानू काका बहुत वाइस थे, क्लेवर थे। अगला आ जाए क्वेश्चन कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल्स इन 2nd क्लास ऑन द टिकट ऑफ, यानी आप देखिए नानू काका क्या कर रहे थे, मैनेज किए थे किस में, तो 2nd क्लास में, 2nd क्लास में वो ट्रेवल्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उनका जो था ना, जो टिकट था वो क्या था, तो हम आपको क्या बताया, 3rd क्लास एसी का टिकट था, लेकिन वो जा किस में रहते, 2nd क्लास एसी में जा रहे थे, 2nd क्लास एसी में वो जा रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन, अगला है कि नानू काका मीटिंग
द सोहनलाल रतनमवाज, नानू काका मीटिंग द सोहनलाल रतनमवाज क्या होता है, वेरी सक्सेसफुली हो जाता है। जो सोहनलाल रत्नम से उनकी मुलाकात होती है ना, मीटिंग होता है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा सक्सेसफुल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अजय, अगला है कि नानू काका वाज यहाँ देखिए इंस्टॉल्ड इन, अब पूछा गया है कि नानू काका इंस्टॉल्ड इन यानी कहाँ पे आते हैं, तो वो आते हैं ऑथर्स के बेडरूम में, इंस्टॉल्ड इन ऑथर बेडरूम, तो यहाँ पे आपको ऑथर्स बेडरूम मार देना है। अगला अजय कि नानू काका टुक आउट, यहाँ देखिए हिज चेक बुक एंड ब्रॉड चेक, यानी आप देखिए वो यहाँ देखिए नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड यहाँ देखिए उस पर साइन कितना करते हैं, तो 1000 के रुपीज पे, 1000 पे साइन करते हैं, आपको पता है ना, तो आपको इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि नानू काका वाज ऑथर्स, तो यहाँ पे बता दीजिए नानू काका ऑथर्स के क्या थे। चलिए 3 चैप्टर तो हम लोग समाप्त कर दिए, बचा हमारा 1 चैप्टर, तो उसको भी हम लोग करके ही मानेंगे, 1 शॉट क्लास है तो क्या हुआ, उसको भी हम लोग करके मानेंगे। और 1 महीना टाइम है, जिन भी बच्चों को पीडीएफ लेना होगा ना, आप लोग क्या कीजिएगा ना बाबू, जिन भी बच्चों को पीडीएफ लेना होगा आप लोग एक बार इसी नंबर पे व्हाट्सअप जो मेरा नंबर है उसको सेव कीजिएगा, उस पर स्कैनर लगा होगा, उस पर 250 पे करके डायरेक्टली व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। इंपॉर्टेंट ये देखिए नानू काकावाज ऑथर्स क्या है बाबू, मैटरनिक अंकल, मामा जी थे, पैटर्निक अंकल चाचा जी, लेकिन मैटरनिक अंकल थे मामा जी थे। चलिए तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है, याद कर देना है बाबू। एक बार हमारा मेहनत भी देखिएगा, कितना सारा क्वेश्चन लिखते हैं ना, कितना हमको मेहनत पड़ता होगा, अकेले इतना मैनेज करना सब चीज़। यहाँ तक कि जो थंबनेल होता है, थंबनेल डिजाइन करते हैं हम भी, जितना भी लिखा रहता है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन सब के सब बाबू हम ही मैनेज करते हैं अकेले, इतना किसी से हम लिख के देते हैं, इतना किसी से मैनेज नहीं हो पाएगा, गारंटी है कि किसी से भी मैनेज नहीं हो पाएगा। देखिए आप देखिए डैश इज द यहाँ पे क्या हार्मोनियस स्टोरी, बाबू यहाँ पे देखिए एक हास्य कहानी कौन सी है, तो पिंच ऑफ स्नूप क्या है, एक हास्य कहानी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। अब देखिए हम लोग चैप्टर 4 पे चलते हैं, यानी जो हमारा होगा ना ये हमारा होगा अंतिम आज का 4 चैप्टर का करेंगे, फिर यहाँ पे अगले में क्या करेंगे 5 से लेके 8 तक, यहाँ पे यार बच्चों 5 से लेके 9 तक करेंगे, ऐसे ही करके खत्म कर देंगे। कितना टाइम लगेगा, उसके बाद से सब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट होगा वो कर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश का यहाँ पे डर भी, लेकिन इंग्लिश हम तो नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी आज आपका कमेंट देखेंगे कि कैसा पढ़ा रहे हैं आप लोग, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे इंग्लिश के तो बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं, उनके आगे हमारा क्या प्यार बच्चों, लेकिन फिर भी आपका एक रहेगा कि हाँ आप लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं आपको इंग्लिश। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि आई हैव ए ड्रीम, यहाँ देखिए क्या है, चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना, आई हैव ए ड्रीम मेरे पास एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम मेरे पास एक सपना है, आपके पास भी एक सपना होना चाहिए कि 450 तो क्रॉस कर ही लेना है मुझे। तो देखिए आई हैव ए ड्रीम, राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। देखिए बोर्न कितना हुआ 1929 में अमेरिका में हुआ था, डाइड कब हुए 4 अप्रैल 1968, ये डाइड नहीं होते, एसोसिएट किए गए थे, मारे गए थे। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। चलिए इसको भी फटाफट से देख लेते हैं बाबू मेरे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इसका समरी। ये 4 समरी में से 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, 1 समरी कंफर्म है, हम लिखित देते हैं कि 1 समरी आपका कंफर्म है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए आई हैव ए ड्रीम क्या है, आई हैव ए ड्रीम इट वाज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी कहने का मतलब क्या, आई हैव ए ड्रीम क्या है, एक भाषण है जिसको दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, हो गया। अब देखिए एट यहाँ देखिए लिंकन मेमोरियल और यहाँ देखिए वाशिंगटन डीसी अमेरिका ऑन अगस्त 28, 1963, यानी यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ देखिए लिंकन मेमोरियल नामक जगह पे, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिंकन मेमोरियल नामक जगह पे वाशिंगटन डीसी में, यानी लिंकन मेमोरियल नामक जगह पे वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल नामक जगह पे 28 अगस्त 1963 को यह भाषण दिया गया था। अब देखिए यहाँ देखिए 1964 मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकॉम द यंगेस्ट पर्सन टू द रिसीव द नेशनल, यहाँ देखिए नोबेल प्राइज, यानी आपको बताना कि 1964 में मार्टिन लूथर किंग सबसे यहाँ देखिए बिकॉम, जब उनको यहाँ पे मिला था ये नोबेल प्राइज, यानी 1964 में जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो ये नोबेल पुरस्कार मिला था ना, तो वो सबसे उस समय के सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे वही वो बातें बता रहे हैं। अगला देखिए क्या करना है कि आप देखिए ही वाज ए यहाँ देखिए ग्रेट ओरेटर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी आप देखिए वो सबसे पहले तो एक महान वक्ता थे और क्या थे, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, यानी सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी नागरिक यहाँ पे क्या कार्यकार अधिकर्ता, यानी नागरिकों के लिए कार्य करने वाले, अपने नेगरों के लिए कार्य करने वाले थे। अब देखिए ही वाज यहाँ देखिए इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी,
नॉन वायलेंसिंग पॉलिसी, यानी कहने का मतलब क्या, वो इंस्पायर थे किससे, महात्मा गांधी से। कौन से, तो नॉन वायलेंसिंग यानी अहिंसा वाली जो पॉलिसी थी ना महात्मा गांधी थे, तो यहाँ पे वो क्या थे, उसी से ये प्रभावित है, यानी आपको इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। यहाँ देखिए इंस्पायर थे, प्रभावित थे। यहाँ देखिए ही वाज बोर्न ऑन 1929 इन अमेरिका, यानी जिनका जन्म प्यारे बच्चों 1929 में अमेरिका में हुआ था। अब देखिए यहाँ देखिए अल्बामा इज ए स्टेट ऑफ द नेग्रो, यानी जो अल्बामा शहर है नेग्रो का है। अब यहाँ देखिए इन दिस, यहाँ देखिए स्पीच, वह यह भाषण में थिंक, यहाँ देखिए टॉक के अबाउट द, यहाँ देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, यहाँ देखिए व्हाइट एंड ब्लैक, यानी कहने का मतलब क्या, वह यह भाषण में बताते हैं, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो बताते हैं कि ये भेदभाव, यहाँ देखिए गोरे और काले लोगों के भेदभाव के मतलब बीच ये भाषण दे रहा है कि गोरे लोगों को और काले लोगों को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है, उसी में ये क्या कर रहे हैं, भाषण दिए थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आज कि आप देखिए ही से इन हिज स्पीच द 1000 ईयर एगो द ग्रेट अमेरिकन, यहाँ देखिए डिस्क्लेयर्ड इन द, यहाँ देखिए इंडिपेंडेंस टू द नेग्रो, यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वह अपने भाषण में ये कहते हैं कि 100 साल पहले ग्रेट अमेरिका ने यहाँ पे क्या कर दिया था, डिसाइड कर दिया था कि जो अमेरिका के जितने भी नेग्रो अमेरिका वाले हो ना, उनको यहाँ पे क्या कर दिया, आज़ादी की घोषणा कर दी थी। यानी कहने का मतलब क्या, वह कहते हैं भाषण में कि 100 साल पहले ना महान अमेरिका ने क्या किया था, 100 साल पहले ने नेग्रो को आज़ादी दिला दी थी। बट इवन टुडे कंडीशन नेग्रो पीपुल नॉट गुड, यानी अभी भी जो नेग्रो का कंडीशन है ना वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखते चलिए कि ही सेड दैट, वह कहते हैं अपने भाषण में कि 100 साल पहले महान अमेरिका ने क्या किया था, डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिपेंडेंस है, आज़ाद है कौन, नेग्रो के जितने काले लोग हैं वो आज़ाद है। बट कहते हैं कि इवन टुडे कंडीशन फॉर यहाँ देखिए ऑफ नेग्रो पीपुल इज नॉट गुड, यानी अभी जो कंडीशन है ना नेग्रो का वो क्या है, अभी सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि नेग्रो पीपुल आर, यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हर इवन थॉट दे, यहाँ देखिए दे आर दन, यहाँ देखिए एक्टिविटी हिज प्लेस, यानी कहने का मतलब यहाँ नेग्रो लोगों की समस्या भेदभाव किया जाता है जबकि यह वहीं के मूल निवासी हैं। यानी कहने का मतलब जो ग्रेट अमेरिका है वो 100 साल पहले ने आज़ादी दे दी थी कि नेग्रो क्या है, इंडिपेंडेंस है, जितने भी काले लोग हैं नेग्रो प्रजाति के लोग हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंस है। लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि नेग्रो का कंडीशन अभी सही नहीं है, अभी बोल रहे हैं कि जो नेग्रो का कंडीशन है वो अभी भी सही नहीं है, अभी भी हर जगह पे को काले और गोले लोगों को भेदभाव से देखा जाता है, यही आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर से इन स्पीच, यानी वह यह भाषण में कहते हैं कि डेट अमेरिका इट्स सो ग्रेट नेशन, अमेरिका एक महान राष्ट्र बन सकता है। ब्लैक पीपुल हैव बिकम, यहाँ देखिए इम्पोर्ट, यानी आप देखिए लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, काले लोग को अधिकार देना पड़ेगा। यहाँ देखिए बोल रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोल रहे हैं कि से दैट स्पीच, वो अपने भाषण में बोल रहे हैं कि अमेरिका इज द, यहाँ पे क्या, बी ए ग्रेट नेशनल, यानी यहाँ देखिए वो एक बढ़िया एकदम महान राष्ट्र बन सकता है अगर वो ब्लैक लोगों को क्या करने लगे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए यहाँ पे अमेरिका यहाँ पे ग्रेट नेशन बन सकता है अगर वो काले लोगों को क्या कर दे, अधिकार देने लगे, काले लोगों को अधिकार देने लगे। अमेरिका कांट भी यहाँ देखिए ग्रेट, अमेरिका ग्रेट नहीं बन सकता अगर लॉन्ग यहाँ देखिए एज ब्लैक पीपुल आर यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। लेकिन बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ बोला जाए कि जब तक काले लोगों के साथ भेदभाव होगा ना तब तक अमेरिका महान नहीं बन सकता है। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिंकन मेमोरियल नामक जगह पे खड़ा होकर बोल रहे थे कि अमेरिका महान बन सकता है लेकिन वो काले लोगों को अधिकार तो दे तभी, जब तक वह काले लोगों को अधिकार नहीं देगा अमेरिका तब तक क्या होगा, वो महान नहीं बनेगा। ये हमारा क्या है, समरी है, तो आप लोग इसको पढ़ते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि ही स्पीक ऑफ हिज, यहाँ देखिए ड्रीम्स ऑफ, यहाँ देखिए अर्निंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पीपुल, यानी यहाँ पे बोलते हैं कि वह गोरे और काले लोगों के बीच अमेरिका में नस्लवादी भेदभाव क्या करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं कि जो भी अमेरिका में गोरे और काले लोगों उनके बीच कोई भी भेदभाव ना रह जाए। अब यहाँ देखिए ही यहाँ देखिए से दैट, वह कहते हैं कि आवर मूवमेंट विल यहाँ देखिए कंटिन्यू अंटिल द, यहाँ देखिए राइट ऑफ ब्लैक पीपल फाउंड इन अमेरिका, यानी यहाँ देखिए वो बोल रहे हैं कि आप देखिए कि हमारे आंदोलन जब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका काले लोगों को अपना क्या कर दे, अधिकार ना दे दे। तो यहाँ देखिए ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए कि डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ देखिए एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक नॉट, यहाँ देखिए क्या लिखा है,
इरिडिकेटेड यानी कहने का मतलब क्या है, और यह गोरे और काले लोगों के मतलब बीच का जो भेदभाव है उसे जब तक ना मिटा दे तब तक वो यहाँ पे क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे। अगला यहाँ पे यही है, वही है बाबू की जब तक, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जब तक वो लड़ते रहेंगे, जब तक वहाँ की सरकार गोरे और काले के लोगों के बीच का भेदभाव ना मिटा दे। जो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो काले लोगों को मिल रहा है वो हमारे बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए, जो गोरे बच्चों को मिल रहा है वो हमारे बच्चे भी अधिकार कर लेना चाहिए। और वहाँ पे ये भी बात बोले थे कि हमारे जो बच्चे हैं ना उनको कलर यानी स्किन से जज ना किया जाए, उनको जज किया जाए तो किससे जज किया जाए, तो उनकी क्वालिटी से और उनकी एजुकेशन से जज किया जाए। सही बात बोले थे। तो यही है हमारा समरी, आप लोग लिख दीजिएगा। ये अंतिम चौथा चैप्टर है, इसका अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, उसके बाद से छुट्टी, उसके बाद से मजा आएगा, उसके बाद से फिर आपका क्लास होने वाला है, मजा आएगा ना, फिर आपका क्लास होने वाला है, सभी बच्चे फिर जुड़ेंगे, फिर मजा आएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और टाइम कम है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो एक महीना आपको दबा के पढ़ाएंगे अब 30 दिन में आपको प्यारे बच्चों के आप पूरा एकदम ऊपर चढ़ा देंगे पढ़ा के, तो सभी को पढ़ना भी है। अब देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म बाबी कब, बाबू बेबी का होता नहीं, ये देखिए बाबू कब, तो 1926 नहीं 1929, याद रखना है बाबू कब, 1929। चलिए अगला क्वेश्चन आजिए। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसिनेटेड ऑन, यानी कहने का मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को टपका कब दिया गया, मार कब दिया गया, हत्या कब कर दी गई। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्यारे बच्चों 4 अप्रैल को 1968 को क्या कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1964 को नोबेल पुरस्कार, 1968 में इनको क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसिनेटेड ऑन 4 अप्रैल 1968, यानी इनको मार दिया गया। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ पे कि किंग वाज, यहाँ देखिए एसिनेटेड ऑन बाबू 4 अप्रैल 1968, याद रखना है 1968 को उनको हत्या कर दी गई। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन याद रखना है बाबू। देखिए ये सब आसान कितना बना दिया आपको ऑब्जेक्टिव, सिर्फ समरी पढ़ा के। अगला आज यहाँ देखिए आई हैव ए ड्रीम एस स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, जिसको दिया किसने है, भाषण के तौर पे बाबू किसने दिया। तो यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया, कब दिया था, तो 28 अगस्त प्यार बच्चों का 1963 को, 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि अमेरिका गैप द नेग्रो पीपुल। ये देखिए क्वेश्चन है कि अमेरिका गैप द नेग्रो पीपुल, यानी अमेरिका प्यार बच्चों क्या, नेग्रो पीपुल के बारे में क्या, तो बैड चेको, ये बैड चेको, ये बैड चेको, बुरा ही सोचता था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला आ जाइए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी आप देखिए आपको बताना है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, तो बाबू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मानव अधिकार हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, बाबू आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन, पूछा जाता है बार बार कि आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन, आपको बताना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे आई हैव ए ड्रीम के लेखक थे। तो यहाँ पे बाबू ये भी क्वेश्चन याद। अगला आ जाएगी मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, यानी यहाँ पे बताना है कि मार्टिन लूथर जो किंग जूनियर थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे मेरे प्यारे, तो वो कहाँ के थे, तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के थे। अमेरिका में 2 प्रकार की जातियाँ पाई जाती है, एक नेग्रो यानी काले लोगों की, एक व्हाइट लोगों की, गोरे लोगों की, तो उसी का लड़ाई लड़ रहे थे। अगला आ जाइए कि द कंडीशन ऑफ द नेग्रो, यानी बोलते हैं कि जो कंडीशन है वो क्या है प्यार बच्चों, नाम देखिए द कंडीशन है अब क्या है, नेग्रो के साथ है, जो भी कंडीशन है वो क्या है, नेग्रो के साथ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला आ जाइए 10 नंबर की डैंस वाज ए ग्रेट ओरेटर्स, यानी कौन एक महान वक्ता थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट, मानव कल्याण कार्यकर्ता कौन थे, कौन ओरेटर्स थे, कौन वक्ता थे बाबू, कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, एक महान वक्ता और सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला आ जाए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज प्यार बच्चों क्या थे, तो काले थे, नेग्रो थे, जिनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि आई हैव ए ड्रीम ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है जिसको प्यारे बच्चों किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था ये भाषण।
तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अगला आ जाइए नोबेल प्राइज, यहाँ देखिए प्लेस फॉर गिविंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो नोबेल पुरस्कार था 1964 में मिला था, और जब यह मिला था तो उस समय के सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो ये सब चीजें किस में पढ़े, तो हम लोग समरी में, तो 1964 में, तो यहाँ पे 1964 आपको याद रखना। और हत्या कब कर दी गई थी, 1968। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहाँ देखिए हैड डैश चिल्ड्रन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे प्यारे, तो यहाँ पे याद रखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे थे प्यारे बच्चों। क्या थे, नेग्रो थे, काले काले थे, उन्हीं को अधिकार, सभी जनता को अधिकार दिलाना था उनको। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आ जाइए कि यहाँ देखिए एडवोकेट ऑन बैलेंसिंग स्ट्रगल, नॉन बैलेंसिंग स्ट्रगल, यानी यहाँ देखिए एडवोकेट अहिंसा वाला, यहाँ देखिए जो स्ट्रगल थे कौन कर रहे थे, कि कौन यहाँ देखिए इंस्पिरेशन से, मतलब इंस्पायर किससे थे, तो वो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था, तो यहाँ देखिए ट्रुथ और नॉन बैलेंसिंग था, यानी अहिंसा और प्यारे बच्चों सच्चाई था, उसी से वो क्या थे, प्रभावित थे, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज आर्टिस्ट, नहीं बाबू, यह मानव कल्याण कार्यकर्ता थे, यानी कहने का मानव का कल्याण करते थे और मानव के हित में काम करते थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला आ जाएगी हु फॉट द, यहाँ देखिए राइट ऑफ नेग्रो, यहाँ देखिए हु फाइट ऑफ द राइट ऑफ नेग्रो, यानी कौन नेग्रो जाति के लिए लड़ रहा था अकेले अकेले, तो यहाँ पे कौन लड़ रहे थे, काले जाति के लिए, काले लोगों के लिए, नेग्रो के लिए कौन लड़ रहे थे, तो हमारे महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे। अरे महात्मा गांधी नहीं, माने ब्लैक गांधी लड़ रहे थे, यहाँ पे जिनको महात्मा गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से जान जाता है, मार्टिन लूथर किंग। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच डैश हॉल, बाबू कहाँ पे दे रहे थे ये भाषण, वाशिंगटन डीसी के, याद कीजिए कब, वाशिंगटन डीसी के कहाँ, तो लिंकनोन मेमोरियल नामक जगह पे दे रहे थे ना, तो लिंकनोन मेमोरियल मारिएगा मेरे चेला, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि हु इज नॉन एज ब्लैक गांधी, प्यारे बच्चों काले गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी को, नहीं प्यारे बच्चों, काले गांधी के नाम से किसको, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका 100% होगा, क्योंकि यही प्रभावित है क्या, नॉन बैलेंसिंग पॉलिसी से, इनके अहिंसा वाला जो प्यारे बच्चों पॉलिसी थे ना महात्मा गांधी जी का, उनसे ये प्रभावित है। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द, यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, व्हाइट, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स यानी प्यार करते थे क्या, गोरे अमेरिका लोगों से, वो नफरत नहीं करते थे। तो चलिए बाबू यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का पूरा समरी, पूरा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 4 चैप्टर 1 शॉर्ट का क्लास कैसा लगा, और हम तो इंग्लिश पढ़ाते नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाने का कोशिश कीजिए, तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा कि आप क्या बताते हैं कि कैसा लगा ये क्लास, तो आप लोग जरूर बताइएगा। और देखिए आज ऑफर चल रहा है 250 रुपये में, यहाँ पे 200 सब्जेक्टिव और 500 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं आज ही भर देवे करेंगे। यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे क्या कीजिए, मैसेज कीजिए, मैसेज के डीपी पे एक स्कैनर लगा होगा, उसी पे 250 रुपया पे कीजिए, और पे करके प्यारे बच्चों क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए, तुरंत आपके पास भेज दिया जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग फटाफट से ले लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट से आप लोग लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा। और यहाँ आप देख लीजिए और क्या करना है बाबू आपको, और यहाँ आप देखिए व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा। और जल्दी से जल्दी सभी बच्चों से यही निवेदन है कि जल्दी जल्दी ले लीजिए, 1 महीना टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, ले लीजिएगा तो आपको फायदा होगा। 250 रुपये में कुछ जान नहीं है, लेकिन आप मेरा मेहनत देख रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ खास होगा, तो आप लोग ले सकते हैं। अब चलिए फ्री वाला PDF जिन भी बच्चों को चाहिए कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले आपको फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा ना ऐसा दिखेगा, आपको क्या करना है, इसमें लिखना है आस्क बोर्ड, सर्च बार में लिखना है बबुआ आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है, ऐसा आएगा, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ आप देखिए अभी तो नहीं है, लेकिन आप लोग का यहाँ देखिए थोड़ी ही देर में यहाँ पे क्या होगा, आपका समरी वाला ये PDF मिल जाएगा, आके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे लाल, मिलते हैं अभी यहाँ पे क्या, अभी जो क्लास होगा आपका रिएक्शन वाला, अभी जस्ट होगा क्लास रिएक्शन वाला केमिस्ट्री के
आपको कुछ रिएक्शन बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बता दीजिए प्यारे बच्चों कि इंग्लिश पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया। तो चलिए मिलते हैं इसी अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।